बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। सरबराह उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की नमाज जना में शिरकत। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की भी शिरकत। उस्मान हादी के इंतकाल पर बांग्लादेश में यौम सोग तलबा तहरीक के रहनुमा को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को नकाबपोशों ने सर में गोली मारी थी। 15 दिसंबर को इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज़ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल की गई थी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज़ माली फ़ायद के जुर्म में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा जुर्माने की भी सजा स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। अडयाला जेल में केस की 80 से ज़्यादा समातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। इस्तगासा ने बराह रास्त काबिल एतमाद और मजबूत शवाहिद के जरिए अपना मुकदमा साबित किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की ज़ायद उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों की अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे, ताहम दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। दोनों 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस FIA को मुंतकिल हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम था उन्होंने सऊदी वलीअहद से बिलगारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फार्म से बिलगारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। सऊदी वलीअहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाकर अपने पास रख लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने केस की पैरवी की। साबित हो चुका ये दोनों मुजरिम थे। पाकिस्तान को दिए गए तोहफे की कीमत कम लगवाई गई। ये तहफ़ इनफरादी नहीं थे, उन्होंने फ्रॉड करके ज़ाती फ़ायदा उठाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा ये एक ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिलकर करप्शन करते थे। इनका कोई भी वकील कानून वसाहत नहीं दे सका। अगर इनके पास कोई जवाज़ होता तो अदालत में पेश करते। उन्होंने अपना माल और दौलत बढ़ाने के लिए करप्शन की। उम्मीद है ये सज़ा बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मदीना की रियासत के दावेदार की करप्शन लोगों पर आया हुई। ये शख्स लोगों को चोर डाकू कहता रहा। ये डाकू खुद था। करप्शन करें और मुखालिफिन को चोर डाकू कहें। दोस्त मुल्क की तरफ से दिए गए तोहफ़े को बेच दिया गया। जुल्फी बुखारी और फरागोगी भी इस सब में मुलविस है। ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन सजा में ताख़ीर हुई। बददियानती और ख़यानत की वो मिसाल कायम की गई जिसकी किसी हुक्मरान से उम्मीद नहीं थी। तलाल चौधरी की तनकीद, कहा मदीना की रियासत की आड़ में उन्होंने ये करतूत किए। केस तो सियासी बनाने की बहुत कोशिश की गई। ये फैसला हमारे निज़ाम की खराबियों की निशानदही करता है। अदालती निज़ाम में खराबियाँ हों तो केस पड़े रहते हैं। ज़ेर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की। जो चोर दरवाजे से आते हैं वो चोरियां ही करते हैं। इनकी चोरियों की कहानियां ज़बान ज़देआम है। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ में इक़्तिदार में आया। कानून सबके लिए बराबर नजर आना चाहिए। केस में FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। इस केस में कुछ भी नहीं, ये तो वाज़ेह हो गया। सलमान अकरम की मीडिया टॉक, कहा ऐसे मुकदमे वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। ये लगव और कमज़ोर तरीन गवाही पर कायम केसेस हैं। जिस शख्स को बानी पीटीआई ने खुद निकाला, इनके पास इसके सिवा कोई गवाह नहीं। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर समाअत। अदालत ने 14 जनवरी को शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यिल्माज गनी ने समाअत की।
एटनिक ने 11 मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नजरसानी शुदा। PC1 की भी मंजूरी। एटनिक ने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी पीर की भी मंजूरी दे दी है। पॉलिसी पेपर्स के तहत हर साल 10,000 तक इंजीनियर्स को तरबियत के मौके और तरक्याती मनसूबों में तैनात किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने शिरकत की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो इकनॉमिक्स, इस्तेहकाम और खिदमात की बेहतर फ्राहमी के लिए दी जाएगी। रकम टैक्स आमदन बढ़ाने, अखराजात बेहतर तरीके से खर्च करने पर इस्तेमाल होगी। इस रकम में से $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए होंगे। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.35 अरब मिलेंगे। टोटल रकम में से $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का मार्गलाइन क्रू प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, मार्गलाइन क्रू प्रोजेक्ट की तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मयारी और जदीद सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजरों की बैरूनी मुल्क से कॉल्स भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची का अमन अमान तबाह हो चुका है। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। आबाद के चेयरमैन ने भत्ताखोरी का इंकशाफ किया। इनकी जानों को खतरा है। गैंग वार में शरीक कातिल बैरूनी मुल्क से धमकियां दे रहे हैं। ये शर्मनाक सूरत हाल है जिससे दुनिया में हमारा इमेज खराब हो रहा है। अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दाइश के खिलाफ वादे के मुताबिक भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। शामी हुकूमत का भी कहना है कि दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। पनागजीन कैंप पर इसराइली फौज की गोलाबारी। मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली शेलिंग का निशाना बनने वाला कैंप अल्तफाक महल्ले में वाक़या है। इसराइली फौज का कहना है मशकूक सरगर्मियों के बायस कार्रवाई की गई। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत। कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार मायामी पहुंच गए। तीनों मुल्कों के नुमाइंदे आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मिलेंगे। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और हमास को गैर मुसल्लह होने पर बातचीत होगी। इसराइल की मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी ज़ेरे गौर आएगी। मार्को रूबियो गजा जंगबंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरुमीद। हमास को गैर मुसल्लह करने पर भी जोर। तर्जुमान हमास खलीलुल हैया कहते हैं कि हमास के पास हथियार रखने का जायज़ हक है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूस के ओडेसा रीजन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। गवर्नर ओडेसा का कहना है रूस के मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकार माइक कॉन्गली का कहना है कि पोलैंड और बाल्टिक रियासतें रूस को खतरा समझती हैं। सदर पुतिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों की वापसी चाहते हैं। रूसी सदर का मकसद पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है।